हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर इंडियन पॉलिटी यानी संपूर्ण भारतीय राज व्यवस्था पे। और कल हमने शुरू किया था सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो यूनियन जुडिशियरी टॉपिक है हमारा, ठीक है, वो कल स्टार्ट हो गया था। और कल हमने सुप्रीम कोर्ट के कुछ बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उससे रिलेटेड दो तीन आर्टिकल्स देखे थे। ठीक है, तो अगर आपने उस वीडियो को मिस कर गए हैं तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो आज उसके आगे देखते हैं। कल हमारा आर्टिकल 126 तक कंप्लीट हो गया था और आज उसके आगे यानी आर्टिकल 127 देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट तो चल ही रहा है, जिसमें आज का आर्टिकल पहला है आर्टिकल 127। तो आर्टिकल 127 क्या कहता है? तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, मतलब अगर इसको इंग्लिश में बोले तो हो जाएगा अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस। जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति की बात की गई है। किसमें? आर्टिकल 127 में, जिसमें नियुक्ति कौन करेगा? उनका नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। ठीक है, और उनका जो मैक्सिमम ड्यूरेशन जो वो काम करेंगे वो है, वो 2 साल तक मैक्सिमम काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर उसके बाद भी एक्सटेंड अगर कराना हो किसी सिचुएशन में तो वो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, सीजीआई के सलाह पे राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, और इसमें यह कहा गया है कि तदर्थ न्यायाधीश को तब बुलाया जाता है जब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में कमी आ जाए। मतलब इनको तब बुलाया जाना बोले या फिर अपॉइंटमेंट इनको तब किया जाता है जब सुप्रीम कोर्ट में जजों की कमी हो जाए। तो वो कमी किस कारण हो सकती है? या तो वो एब्सेंट हो जाए, एब्सेंट हो जाएंगे तो फिर उनका फिर काम कौन देखेगा? तो इस केस में क्या है कि राष्ट्रपति जो है सो नियुक्ति करते हैं किसकी? एडहॉक जजेस की। क्लियर है पॉइंट? अगला है आर्टिकल 128। ये इसमें क्या है कि यह अनुच्छेद कहता है सेवानिवृत्ति के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के जज कुछ विशेष परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट की बैठक में भाग ले सकते हैं। मतलब ये बात हो गई रिटायर्ड जजेस की। सेवानिवृत्ति यानी कि जो रिटायर्ड जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो रिटायरमेंट के बाद भी कुछ स्पेशल कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट के बैठक में भाग ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई उनको सलाह मशविरा लेना हो, सीजीआई हो गए, तो उनको अगर कुछ ऐसा डिस्कस करना हो, कोई ऐसा उनको इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, तो उस केस में क्या होता है कि वो रिटायर्ड जजेस को भी बुला सकते हैं और उनको मीटिंग में हिस्सा उनका बना सकते हैं। क्लियर है? यह है आर्टिकल 128। अगला है आर्टिकल 129, जो कि बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख कहने का मतलब है कि रिकॉर्ड, जो चीज की रिकॉर्ड होती है ना, उसको हिंदी में बोलते हैं अभिलेख। तो अगर इसका इंग्लिश की बात करें तो हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, तो जैसे कोई भी सुनवाई हुआ, कोई भी फैसला हुआ, तो उस चीज की रिकॉर्डिंग की जाती है। ठीक है, उस चीज की रिकॉर्डिंग की जाती है ताकि उसको बाद में एज अ प्रूफ यूज किया जा सके। इसमें लिख सकते हैं फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। मतलब फ्यूचर रेफरेंस के लिए इस रिकॉर्डिंग को यूज किया जा सकता है। अगर कोई भी चीज देखना हो या फिर उस वीडियो से कुछ, उस वीडियो ऑडियो कोई भी माध्यम से अगर कोई भी चीज चेक करना हो तो उसके लिए उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। ठीक है, वो बात किसमें कही गई है? आर्टिकल 129 में। क्लियर है? अगला है आर्टिकल 130, जिसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान, मतलब सुप्रीम कोर्ट कहां पे है। मतलब सुप्रीम कोर्ट तो आपको पता है दिल्ली में है, लेकिन कुछ ऐसा भी सिचुएशन हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का जो बैठक है वो दिल्ली के अलावा कहीं हुआ है। ठीक है, तो दिल्ली के अलावा दो जगह हुआ है, एक श्रीनगर में हुआ है और एक हैदराबाद में हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें कोई भी डिसीजन होगा, कोई भी रिजल्ट अगर बताएंगे सीजीआई, तो उसके लिए उनको राष्ट्रपति से पहले परमिशन लेना पड़ता है। ठीक है, वहीं यहां लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से यह बैठक भारत के किसी भी शहर में आयोजित किया जा सकता है और सीजीआई परिणाम घोषित कर सकते हैं। अगर सीजीआई को परिणाम घोषित करना है तो इसके लिए उनको राष्ट्रपति से पहले परमिशन लेना पड़ता है। ठीक है, वही बात कहा गया किसमें? आर्टिकल 130 में। और 2 बार ऐसा हुआ है, श्रीनगर और हैदराबाद, दो जगह पे ये बैठक बुलाया गया है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट?
तो आप इसको एक बार नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आते हैं इसके अगले आर्टिकल पे। 130 के बाद जो अगला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 131, ठीक है, जिसमें यह कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार, जो सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार बोले या फिर प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है उसके बारे में कहा गया है। अगर इसके हिंदी तो मूल क्षेत्राधिकार है और इंग्लिश की बात करें तो इसका होता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन जो कि कहा गया है आर्टिकल 131 में। इसमें क्या है कि इसके अंतर्गत ऐसे मामले आते हैं जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही सुलझाया जा सकता है। मतलब आर्टिकल 131 के तहत कुछ ऐसे ऐसे केसेस हैं जो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुलझा सकता है और कोई नहीं, ठीक है। तो वो क्या क्या है, तो इस 3 तरह के होते हैं, ठीक है। पहला है 2 राज्यों के बीच विवाद। अगर 2 राज्यों के बीच कोई डिस्प्यूट हो गया, विवाद हो गया, तो उसका निपटारा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। अगर केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद हो जाता है, मतलब यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में अगर कोई विवाद होता है तो वो कौन सुलझाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाएगा। और केंद्र और 2 से अधिक राज्यों के बीच भी अगर विवाद होता है तो उसका भी निपटारा सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। ये बात किसमें कही गई है, आर्टिकल 131 में। क्लियर है पॉइंट। अगला है आर्टिकल 132 जो कि कहता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अगर इसके इंग्लिश की बात करें तो ये होता है एपीलेट ज्यूरिडिक्शन, ठीक है, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में उच्च न्यायालय के निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील किया जा सकता है। कहने का यह मतलब है कि अगर हाई कोर्ट के डिसीजन से खुश नहीं है, हाई कोर्ट का डिसीजन अगर पसंद नहीं है, तो आप उसके खिलाफ जाकर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है हाई कोर्ट के अगेंस्ट जाकर, ठीक है। और अगर संवैधानिक तौर पे देखा जाए तो जो एप्लीएट ज्यूरिडिक्शन है वो आता है आर्टिकल 132 से लेके 136 के बीच में, ठीक है, जिसमें अलग अलग तरह के मामलों की बात की गई है, जिसमें हो गया संवैधानिक मामला, हो गया सिविल मामला, हो गया क्रिमिनल का जो मामला है वो हो गया। कहने का मतलब है कि इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस या संवैधानिक मामला, ठीक है, सिविल केसेस या सिविल मामला और क्रिमिनल केसेस, ये सब आता है किसमें, एप्लीएट ज्यूरिडिक्शन में, आर्टिकल 132 से लेके 136 के बीच में। क्लियर है पॉइंट। इसके बाद अगला है आर्टिकल 137 जिसमें यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है, आर्टिकल 137, कि वह अपने द्वारा लिए गए निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है तथा लिए गए पुराने निर्णय को पलट भी सकता है। मतलब एक बार सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन ले लिया, ठीक है, तो आर्टिकल 137 उसको ये राइट्स देता है, वो एक अधिकार देता है उसको कि वो अपने मामले पे पुनर्विचार करे, जो वो डिसीजन लिया है उसके बारे में दोबारा सोचे और उस मामले को पलट भी सकता है। कहने का मतलब है कि उस निर्णय को वो पलट भी सकता है सुप्रीम कोर्ट, ये अधिकार उसको दिया गया है। वही अगर इसके उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की, तो आपको याद होगा जब मैंने आपको प्रियम्बल पढ़ाया था, दोराई राजन केस तथा बेरूबरी मामला जो कि हुआ था 1960 में, और केशवानंद भारती केस जो हुआ था 1973 के समय में। अब इसमें क्या था कि जो दोराई राजन वाला मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है और इसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती है, यह कहा गया था दोराई राजन केस में। लेकिन केशवानंद भारती केस में उसने अपना निर्णय को चेंज कर लिया, पलट दिया, और उसमें यह कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है और संसद इसमें संशोधन कर सकती है, ठीक है। तो ये आ गया किसमें, आर्टिकल 137 में। क्लियर है पॉइंट। अगला है आर्टिकल 139, इसके पहले एक 138 आता है लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें यह बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है सो अपने अधिकार क्षेत्र में विस्तार कर सकता है, उसके रिलेट करता है ये, ठीक है, जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैंने इसको कवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अगला है 139 जिसमें यह कहा गया है कि अगर मूल अधिकार के अलावा किसी अन्य मामले में रिट जारी करना हो तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 139 के तहत रिट जारी कर सकती है। आपको मैंने पढ़ाया था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसमें
सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रिट्स जारी कर सकती है, ठीक है, लेकिन वो था इन द केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को रिट्स जारी करना है मूल अधिकार के अलावे, ठीक है, तो वो किसके तहत जारी करता है? वो 139 के तहत जारी करता है। अगर आपको याद होगा तो हबीस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टिओररी और क्यू वारंटो, ये जो 5 अलग अलग रिट्स हैं, ये जारी करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत फंडामेंटल राइट्स के लिए। लेकिन अगर इसी को जारी करना हो किसी और मामले में तो वो 139 के तहत जारी करेगा। क्लियर है पॉइंट? तो आप इसको एक बार नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आते हैं अगले पे। अगला बात करेंगे आर्टिकल 141 पे। तो आर्टिकल 140 मैंने स्किप किया क्योंकि वो भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं आर्टिकल 141 पे। तो ये क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सभी न्यायालयों, सभी अधिकारी या सभी नागरिकों के लिए बाध्य है। कहने का ये मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देगा, जो ऑर्डर देगा, ठीक है, वो जो है सो सभी नागरिकों, सभी न्यायालयों या फिर सभी अधिकारी बोले तो सबके लिए वो बाध्य है। बाध्य का मतलब कि सबको वो मानना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो नहीं मानता है कोई उसका डिसीजन, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट उसको दंड दे सकता है, मतलब दंडित कर सकता है। अगर कोई भी फैसला सुनाया तो उसको लोअर कोर्ट जो उसके है, हाई कोर्ट हो गया, सिविल कोर्ट हो गया, उसको मानना पड़ेगा। कोई नागरिक है अगर उसके लिए फैसला सुनाता है तो उसको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यही बात कही गई है किसमें? आर्टिकल 141 में। 42 में मैंने स्किप किया है, वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है 143, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति जो है सो सुप्रीम कोर्ट से कोई भी सलाह ले सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 143, ठीक है, जिसके तहत आज तक राष्ट्रपति 12 बार परामर्श ले चुके हैं, ठीक है, लेकिन माने आज तक एक बार भी नहीं है। और इसमें यह भी कहा गया है कि जरूरी नहीं है कि जो सलाह दे सुप्रीम कोर्ट उसको राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वो चाहे तो मान सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं मान सकते हैं। तो आज तक उन्होंने 12 बार सलाह लिया है लेकिन माना एक बार भी नहीं है। अगर एक एग्जाम्पल की बात करें तो 1993 के समय में, 1993 के समय में उस समय प्रेसिडेंट थे शंकर दयाल शर्मा, ठीक है। उन्होंने राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, कोई सलाह नहीं दिया था उस पर, क्योंकि उसको पता ही रहता है कि सलाह देंगे और मानना न मानना इनके हाथ में, तो सलाह दिया ही नहीं, ठीक है। तो वो एक एग्जाम्पल है, वो एक केस था 1993 के समय में। क्लियर है? अगला बात करेंगे आर्टिकल 145 का, जिसमें न्यायालय के नियम, यानी कि जो कोर्ट है उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन है जिसको मेंटेन करना जरूरी होता है। तो उसकी बात की गई है किसमें? आर्टिकल 145 में। और इसके बाद 146 47 भी है जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह हमारा पूरा सुप्रीम कोर्ट जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। जो यूनियन जुडिशियरी है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसमें एक दो पॉइंट आप अगर और चाहें तो एज अ फैक्ट लिख सकते हैं कि जो लॉन्गेस्ट सर्विंग सीजेआई रहे हैं, लॉन्गेस्ट सर्विंग सीजेआई, यानी कि जो सबसे लंबे समय तक अपने पद को ग्रहण किए हैं सीजेआई का, वो कौन थे? वो थे वाईवी चंद्रचूड़, वाईवी चंद्रचूड़, जो कि 1978 से 1985 तक रहे हैं, ठीक है, 7 साल तक। और जो अभी यानी कि जो करंट चीफ जस्टिस हैं वो इन्हीं के बेटे हैं, जो कि है डीवाई चंद्रचूड़, ठीक है। तो ये एक फैक्ट है। तो आज यहीं तक रखेंगे वीडियो को। आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि वीडियो आपको आज का कैसा लगा है। फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ जो होगा हमारा CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है।
तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।